हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन में आज आपको कराने वाला हूं। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो मैटर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप हो, नेवी एसएसआर डबल ए हो या और कोई एग्जाम हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल में आप परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50, देन 50% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसके बाद कोई भी सीरीज़ आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ 150 रुपीज़। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डायरेक्शन नंबर 1 इज़ एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज देयर लगेजेस विच वर केप्ट एट द स्टेशंस रेस्टरूम्स लॉकर्स वर लेटर रिट्राइव्ड। एरर आपका होगा ए पार्ट में, यहाँ लगेजेस में। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ जैसे लगेज, होमेज, बैगेज, परसेंटेज, गार्बेज, वेस्टेज, सभी लगभग एक जैसे वर्ड्स हैं। उसी तरीके से पोइट्री और फर्नीचर, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं, और आप इनमें एस या ईएस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। सो लगेजेस की जगह यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ लगेज, एस यहाँ से हट जाएगा। और रीज़न मैंने आपको बताया, ये ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होती है, इसमें एस या ईएस लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते। देन डायरेक्शन 2 एंड 3 आपका है फिलर्स। Question number 2 is the warning bells dash several times before anyone realized the danger। यहाँ पर आप देखें तो पास्ट टेंस आया है, साथ ही साथ पास्ट में दो काम सीक्वेंस में हो रहे हैं। कैसे पता चला मुझे? तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ किया है, यानी कोई रियलाइज कर पाता कि खतरा है उससे पहले काफ़ी बार वार्निंग बेल्स बजी। दो काम हो रहे हैं, पहले क्या हुआ, वार्निंग बेल्स बजी, बाद में क्या हुआ, किसी ने रियलाइज़ किया। तो बिफोर या आफ्टर से मुझे पता चल जाएगा कि दो काम सीक्वेंस में हो रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट एक्शन है, जो काम पहले हो रहा है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होनी चाहिए। फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगी एंड जो सेकंड एक्शन होगा, जो काम बाद में हो रहा होगा, वहां पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो यहां पर बात की जाए तो पहले बेल्स रिंग करी हैं, काफ़ी बार वो बजी हैं, तो पहला काम आपका बेल्स को बजने का है और फर्स्ट एक्शन के लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हैड रंग, क्योंकि रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG, ऑप्शन नंबर बी। देन नंबर 3 इज आई नेवर गो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स एज ऑन दोज डेज द मॉल्स आर डैश ऑफ पीपल। कहना क्या चाह रहा है कि मैं कभी भी वीकेंड्स पर शॉपिंग नहीं जाता। रीज़न क्या है कि उन दिनों मॉल जो हैं वो आदमियों से, लोगों से भरे होते हैं, और भरे होना उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिजी की बात करूं तो मतलब होता है व्यस्त। क्राउडेड का मतलब है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, भीड़ होना। तो यहाँ पर भीड़ का कोई भी सेंस नहीं आ रहा, हमें सेंस किसका निकालना है, भरा हुआ, कि मॉल किससे भरे होते हैं, लोगों से। उसी तरीके से पैक्ड की बात करूँ तो ये किसी आइटम वगैरह के लिए होता है, आपने वो पैक कर दिया। देन डायरेक्शन नंबर 4 इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। होता क्या है, आपकी सेंसेशन चली जाती है, आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी के पार्ट को रब करते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा जब तबीयत आपकी ख़राब होती है तो आपके कमर को रब करते हैं, ताकि क्या हो, आपका जो गरमाई है, आपके अंदर जो सेंसेशंस हैं वो दोबारा से लौट आए। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं शेफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, मसलना या फिर मालिश करना, एक तरीके से रब करना। देन नंबर 5 इज सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम बताना है एस्टोनिश का। एस्टोनिश का मतलब होता है किसी को चकित करना, सरप्राइज करना, जिसको हम इंग्लिश में ओवरवेल्म भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है मुंडेन, जिसका मतलब है सांसारिक, जो इस संसार से मिलता जुलता हो, जो इस दुनिया का हो, उसको बोलेंगे मुंडेन। एम्प्रेस की बात करूं तो इसका मतलब होता है महारानी, आप रूलर भी बोल सकते हैं। जैसे एम्परर का मतलब आप जानते हैं रूलर, वहीं से अंदाज़ा लगाइए एम्प्रेस यानी महारानी।
काम की बात करूं तो मतलब होता है शांत। देन नंबर 6 इज सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड का स्मॉल, आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो सैक्रेड का मतलब होता है धार्मिक या फिर पवित्र। अब धार्मिक और पवित्र को लेकर आप देख रहे हैं, मैंने आपको 2020 का एग्जाम सॉल्व कराया, उसमें भी था, 2018 का कराया उसमें भी था, और 2019 में भी है। यानी धार्मिक और पवित्र को लेकर वर्ड्स हर बार रिपीट हो रहे हैं। यही रीज़न है मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, ताकि आप पैटर्न को समझें असल में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो सैक्रेड का मतलब है धार्मिक या फिर पवित्र, जिसका सिनोनिम हो जाएगा पायस, डिवाइन हो जाएगा और हैलोड। लेकिन मुझसे पूछा है एंटोनिम यानी अपोजिट, तो अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेन। क्योंकि प्रोफेन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो धार्मिक नहीं है, अपवित्र, उसको बोलेंगे प्रोफेन। देन डायरेक्शन नंबर 7 इज, यहाँ पर जंबल सेंटेंस से क्वेश्चन है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विलियमसन शॉवेल्ड स्क्रॉन ऑन। यहाँ पर आप पी पढ़िए, द लो इनकम वाइट रिपब्लिकन वोटर्स हु। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पी आ सकता है, क्योंकि सेंस बनेगा, विलियमसन शॉवेल्ड स्कॉर्न ऑन द लो इनकम वाइट रिपब्लिकन वोटर्स हु। आगे उनकी बात की गई है, जो वोटर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्यू क्या कहता है, वो आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ ट्रम्प, आ सकता है। ऑप्शन आर की बात करूं, एज ही सो इट, ये भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैं क्यू को पहले लिख देता हूं तो आर के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। असल में हो क्या सकता है भाई, ऐसा हो सकता है आर के बाद क्यू आ जाए, और मुझे लग रहा है कि पी सबसे पहले आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सबसे पहले पी, फिर आर एंड देन क्यू। उसके बाद डायरेक्शन 8 क्या कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस आपका है, साहिल सेड वेयर विल बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है, वेयर एक WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आप जानते हो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इनडायरेक्ट बनाते वक्त या तो आस्क्ड का यूज करते हैं या फिर एनक्वायर्ड का यूज करते हैं, क्लियर, इस तरीके से। लेकिन आप यहां पर देखें भाई, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो ये बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बन सकता है इस तरीके से। जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, WH फैमिली का वर्ड आया। तो मुझे क्या देखना होगा भाई, यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न हो रही है, यहाँ पर मुझे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखूँगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई आप एक चीज़ जानते हो कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच है उसमें वेयर के बाद पहले मेरी वर्ब आ रही है विल, उसके बाद बाकी चीज़ आ रही है, यानी पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। एक्सक्लेमेटरी लग रहा है तो यहाँ पर वंडर्ड भी आ सकता है, वरीड भी आ सकता है। चेक कीजिएगा भाई, लिखा है ऑप्शन नंबर ए, साहिल आस्क्ड वेयर ही शुड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, आप जानते हो अगर विल दिया हो तो वो किस में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करते हैं विल चेंज होता है वुड में। तो यहाँ पर शुड तो आ नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि इसमें शुड आ रहा है। देन नंबर 2 इज साहिल वरीड वेयर ही वुड, यहाँ वुड आ रहा है, ये हो सकता है। उसके बाद सी ऑप्शन में भी वुड आ रहा है, डी में भी आ रहा है। अब आप देखो भाई, यहाँ पर आ रहा है दिस टाइम, आप जानते हो दिस चेंज होता है दैट में, तो सभी ऑप्शंस में दैट टाइम भी लिखा हुआ है। उसके बाद आया नेक्स्ट ईयर, आप जानते हो नेक्स्ट ईयर किस में कन्वर्ट हो जाता है, द फॉलोइंग ईयर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्योंकि इसमें द नेक्स्ट ईयर लिखा है, फॉलोइंग ईयर नहीं लिखा। डी भी आपका गलत हो गया, बचा ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। तो आपने देखा कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हो सकता है ये कोई प्रिंटिंग इश्यू हो, कोई मिस्टेक हो, बट आपको क्या करना है, जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो चूज करना है। इसके बाद डायरेक्शन 9 क्या कहता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द मराठास सरेंडर्ड देयर फोर्ट टू द मुगल्स आफ्टर द वॉर। अब यहां पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द मराठास, तो ये बाद में आएगा। उसके बाद वर्ब क्या है, सरेंडर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, देयर फोर्ट। सिर्फ इतने पर फोकस करना है, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनको एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं पैसिव के अंदर। दूसरा, यहां पर आया है सरेंडर्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट टेंस होगी।
पास्ट टेंस होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने हैड टू सरेंडर यूज़ किया। उसके बाद अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो आप जानते हो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, द मुगल्स। द मुगल्स से स्टार्ट आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, मैंने बताया आपका ऑब्जेक्ट है देयर फोर्ट, तो आपका जो सेंटेंस है वो देयर फोर्ट से स्टार्ट होना चाहिए। देयर फोर्ट पास्ट टेंस है, इसलिए वॉज सराउंडेड या फिर सरेंडर्ड बाय द, और फिर आपने यूज़ किया मराठाज। उसके बाद जो बचे हुए आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ यूज़ कर लिया, टू द मुगल्स आफ्टर द वॉर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ आ रही हूँ, देन लाइक बटन ज़रूर दबा देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। परम्यूटेड की स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को खिसकाना या फिर उसका क्रम बदल देना, ऑर्डर चेंज कर देना, दूसरी जगह पर रख देना, उसको बोलते हैं हम परम्यूटेड। देन डायरेक्शन 11 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 11 इज आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुझे कैसे पता चला? तो भाई यहाँ पर आगे आप देखें केयरफुली के बाद टू लगा है, और मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, एक पेयर पढ़ाया था कि भाई टू के साथ टू का पेयर बनता है, TOO2 के साथ TO2 का पेयर बनता है, और ये नेगेटिव सेंस देता है। कैसे? नेगेटिव सेंस का मतलब है ये शो करता है कि भाई जितना असल में ज़रूरत थी जितने की, उससे भी ज़्यादा। जैसे आई डू माई वर्क टू केयरफुली, यानी जितना केयरफुल मुझे होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, मैं उससे ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा जिम्मेदार होकर अपना काम करता हूँ ताकि गलती ना हो। ये यहाँ पर सेंस निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? द फार्मर मे बी ओल्ड, द फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश। तो जो फार्मर है वो बूढ़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, लेकिन वो क्या है? वो एनर्जेटिक है, यानी यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लेस एनर्जेटिक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मोर एनर्जेटिक। तो भाई लेस और मोर तो मैं तब यूज़ करूंगा जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा हो, उसी में से तो एक ज़्यादा एनर्जेटिक एक कम एनर्जेटिक होगा। अब यहाँ बंदा ही एक है तो उसको मैं कम या ज़्यादा नहीं बोल सकता। मोस्ट का यूज़ तब होगा जब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो, जब इसका बाकी सभी फार्मर्स से कंपैरिजन हो रहा हो, बट ऐसा सेंटेंस में कुछ भी नहीं दिया, तो मैं एनर्जेटिक का यूज़ करूँगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 13 इज आई हैवंट डैश बटर बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। तो मेरे पास बटर ज़्यादा नहीं है बट मेरे पास क्या है? काफ़ी ज़्यादा ब्रेड है। अब बटर आप देखें यहाँ पर तो क्या है? बटर आपका एक तरीके से क्वांटिटी बता रहा है, इसको आप क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, भाई कितना बटर है, ऐसे नहीं 1 2 3 4 नहीं, नंबर नहीं, क्वांटिटी। और क्वांटिटी के लिए आप यूज़ करते हैं मच, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। The number 14 is the student dash book I still have can take it from me। अब यहाँ पर प्रोनाउन से क्वेश्चन बना है। कैसे? कि वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जिसकी बुक अभी भी मेरे पास है, वो कभी भी मुझसे ले सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? भाई जिसकी बुक, जिसके की सेंस में आप यूज़ करते हैं हुज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द नंबर 15 इज द न्यूज़ वॉज डैश गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ TOO2 आएगा क्योंकि 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आगे सेंटेंस में TO2 दिया है। तो न्यूज़ जितनी अच्छी होनी चाहिए उससे ज़्यादा अच्छी है सच होने के लिए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन 16 to 20 आपका आता है पैसेज। तो फटाफट से आप पैसेज पढ़ लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ इसके क्वेश्चंस। पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। फटाफट से आप इसको पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। देन मैं कराता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द टोन एंड स्टाइल ऑफ द पैसेज इट अपीयर्स दैट द राइटर इज। तो पैसेज की टोन और स्टाइल को देखकर क्या लगता है भाई राइटर कैसा है? तो राइटर की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइटर जो है हमारा ये एक ह्यूमनिस्ट टाइप का बंदा है और एक बहुत ही क्लियर फोरसाइट रखने वाला बंदा है, यानी बिल्कुल आगे को लेकर ये बिल्कुल क्लियर है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको बिल्कुल सही समझ है। द नंबर 17 इज द बेस्ट वे टू एस्केप कंप्लीट एनिहिलेशन इन एन एटॉमिक वॉर इज टू। तो अगर आप जो एटॉमिक वॉर है उससे कंप्लीटली बचना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए।
आपको क्या करना है, वर्ल्ड और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। हार्मनी अगर आपके अंदर है तो आप इस वॉर से बाहर निकल सकते हैं। असल में हो क्या रहा है भाई, पैसेज के अंदर कुछ न्यूक्लियर एटॉमिक वॉर वगैरह की बात की गई है, उससे रिलेटेड कुछ समझदारी की बात की गई है। आपको बताया गया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम जो हैं दुर्भाग्य की तरफ चले जाएंगे। द नंबर 18 इज द फ्रेज रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी मीन्स। एक फ्रेज दिया रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी, इसका मतलब बताना है। रेजर्स एज का मतलब क्या होता है, आप जानते हो रेजर की एज कितनी थिन होती है, एकदम पतली होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही पुअर कंडीशन में हैं इस समय, और उस समय पर क्या हो रहा है भाई, दो चीज़ों के बीच बहुत ही एक तरीके से बैलेंस बनाया जा रहा है जो असल में बन नहीं पा रहा। तो दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाया जा रहा है। अगर आप रेजर पर टिके रहेंगे तो बैलेंस बना रहा तो टिके रहेंगे, बैलेंस जैसे ही बिगड़ा आप रेजर की एज से कट हो जाएंगे। ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है। अब रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी का क्या मतलब है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर करना है। सो ऑप्शन नंबर ए आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल सिचुएशन दैट फोरड्रेन द फ्यूचर। The number 19 is according to the writer wisdom on the razor's edge of destiny means। तो wisdom का क्या अंतर है, क्या मीनिंग है राइटर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भाई राइटर क्या चाहता है भाई, अगर आप यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं रेजर्स एज से, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो लाइफ की बेसिक वैल्यूज़ हैं उनसे आपको अवेयर होना होगा, उनके लिए आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। द नंबर 20 इज द ऑथर इज कंसर्न्ड अबाउट द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जैसा मैंने कहा पैसेज में न्यूक्लियर वेपन्स, एटम्स वगैरह की बात की गई है। बिकॉज ही फील्स दैट, तो उसने इस डर की, इस थ्रेट की बात की गई है। क्यों, उसे मतलब क्या फील करता है वो, उसने क्यों बात की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भाई उसका मानना है कि एक न्यूक्लियर वॉर यदि होता है तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये था आपका एग्जाम पेपर एयरफोर्स एक्सेंड वाई ग्रुप 2019 का। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।